नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। आज इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये साइंस का वायरस चैप्टर है। अभी तक हम साइंस में क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले साइंस की इंट्रो क्लास हुई थी। इसके बाद उसमें हमने सेल वगैरह सारी चीज़ें देख ली, फिर क्लासिफिकेशन देख लिया। अब क्लासिफिकेशन के बाद क्या है? क्लासिफिकेशन के बाद हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ें और जीवधारियों का अध्ययन करना चालू करें। उससे पहले क्या करते हैं, जीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वायरस, हम उसे पढ़ के फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज़ें चालू होंगी वो सेल वाले कंपाउंड चालू करेंगे। हम क्या है, वो ऑर्गेनिज्म या वो जीवधारियों का अध्ययन करना चालू करेंगे जिनमें किसी न किसी प्रकार से कोशिकीय संरचना पाई जाती है। और चूंकि वायरस क्या है कि वह कोशिकीय संरचना नहीं है, वो केवल एक न्यूक्लियोइड और प्रोटीन का एक बैग जैसी संरचना है। ठीक है, तो उसे क्या है कि कोशिका के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। इसीलिए हम कोशिका के बाहर रहने वाली चीज़ को पहले फिनिश करते हैं। इसके बाद कोशिकाओं को देखेंगे, सबसे पहले सरल प्रकार से, फिर जैसे जैसे कार्य विभाजन और जितना डिफ्रेंशिएटेड होते होते क्या होगा, कुछ अच्छे ऑर्गेनल्स बनते जाएंगे और विकसित जीवधारियों का निर्माण होता जाएगा। वैसे वैसे हम उसे स्टडी करते जाएंगे। फिलहाल हम जो कोशिकीय संरचना के अंतर्गत नहीं आता है वो क्या है, वायरसेस, उनका अध्ययन करेंगे आज इस क्लास में। सबसे पहले बात जो आती है वो ये है कि वायरस की खोज किसने की थी। सबसे पहले कि वायरस का हमें पता कैसे चला, क्योंकि इसे इन्वेंट इसे कोई एक नई चीज़ तो है नहीं जो किसी ने बनाई, वो पहले से ही यहाँ पे मौजूद थी। इसे हमने खोजा जिसे हम आज तक जान नहीं पा रहे थे। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले किसने उसे बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पाया जाता है वो क्या है, वायरस है। तो ऐसा किया था सबसे पहले इवानवस्की ने। ठीक है, इवानवस्की ने बताया। विषाणु की खोज सबसे पहले किसने की? इवानवस्की ने। इसके बाद लुई पास्चर और बेंजरेक ने क्या किया था, इसको लाइव फ्लूइड के रूप में जीवित तरल संक्रामक द्रव्य की शंका दी थी कि ये संक्रमित करता है एक से दूसरे व्यक्ति को और ये जीवित तरल है एक प्रकार का। ये संज्ञा दी थी इससे किसने? लुई पास्चर और बेंजरेक ने। ठीक है, तो खोज सबसे पहले किसने की थी? विषाणु की इवानवस्की ने की थी। और लुई पास्चर और बेंजरेक ने इसने क्या दिया था? जीवित तरल संक्रामक द्रव्य नाम दिया था। इसके बाद क्या होता है, विषाणु कैसे हैं, सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा देखें तो विषाणु अति सूक्ष्म है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, बगैर माइक्रोस्कोप के इनकी स्टडी नहीं की जा सकती। इसके बाद ये परजीवी हैं, मतलब पैरासाइटिक हैं, मतलब ये खुद से अपने जीवन को चलाने में सक्षम नहीं है। ये अपने भोजन के लिए, वृद्धि के लिए, गुणन के लिए किस पर? दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो ये परजीवी हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, अकोशिकीय हैं। इनकी जो संरचना है, जैसा कि हम पहले ही बात कर रहे थे तब बता दिया था मैंने कि ये कोशिकीय संरचना के अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए हम इसे कोशिका के अंतर्गत संरचनाओं से पहले ही पढ़ लेते हैं। अतः ये संरचनाएं कैसी हैं? अकोशिकीय संरचना इनमें पाई जाती है। और ये क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं ना, डीएनए आरएनए, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन का एक कण है। विषाणु की रचना में क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन का आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल। जैसा कि हम यहाँ ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये अंदर क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है और इसके चारों तरफ जो लेयर है वो कैसी है? प्रोटीन की लेयर है। तो ये इसकी मुख्य संरचना है। इसके ये छोटे छोटे से कण दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? ये प्रोटीन का कैप्सिड है ऊपर और इसके छोटे छोटे से कण क्या कहलाते हैं? कैप्सुमियर कहलाते हैं। बाहरी आवरण के कैप्सूल बहुत सी प्रोटीन इकाइयों कैप्सुमियर से बनता है। संपूर्ण कण को क्या बोलते हैं? विरियन बोला जाता है। विषाणु का अध्ययन स्वाभाविक बात है किस में करेंगे? विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये इसके बारे में हमने सामान्य चीज़ें जान ली। इसका एक एनवलप प्रोटीन, एनवलप जो भी, अभी वैसे भी वायरस के बारे में बहुत, जब से कोविड आया तब से न्यूज़ों में देख देख के हमने बहुत पीएचडी करी ली है। इसके बाद विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पादप विषाणु, जो प्लांट वायरसेस होते हैं, ये पौधों को संक्रमित करते हैं। उनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। दूसरे हैं जंतु विषाणु, ये एनिमल वायरस। इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, मम्स है। और उधर पादप विषाणु में टोबैकोमोजिक वायरस है, बंचीटॉप बनाना का बंचीटॉप डिसीज वाला बंचीटॉप, और पोटैटो मोजेक वायरस। ठीक है,
इसके बाद तीसरे प्रकार के होते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। ये वायरसेस कैसे होते हैं, ये जीवाणुओं को खाते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। ये केवल बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, इसे T2 फेज भी कहा जाता है। और इस क्या है, गंगा नदी में इनका प्रेजेंस अधिक है, इसकी कारण से गंगा का पानी बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इसके बाद विषाणु के निर्जीव लक्षण कौन से हैं? निर्जीव लक्षणों में क्या होते हैं, इनमें क्या है, कोशिका, ये कोशिका के रूप में नहीं पाए जाते। और ये क्या होता है, जैसे ही इनको कोशिका के बाहर निकाला जाता है, ये कैसे आ जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्मेट में आ जाते हैं। जैसे कि इनकी एक तो क्या है कि ये कोशिकीय संरचना नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है, जैसे ही किसी कोशिका से इन्हें बाहर निकाला तो ये रवे के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इनका अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बचती है अगर इन्हें कोशिका से बाहर निकाल दिया जाए तो। और ये निर्जीव के रूप में डोरमेंट फॉर्मेट में लंबे समय तक बने रहेंगे जब तक कि इन्हें कोई एक नई कोशिका नहीं मिल जाती है संक्रमित करने के लिए, ठीक है। विषाणु के सजीव लक्षण, सजीव लक्षणों में ये क्या करते हैं, इनके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है, और इसी न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। इनमें द्विगुणन होता है। न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होगा, ठीक है। और जैसे ही ये किसी अन्य कोशिका में जाएंगे तो ये सक्रिय रूप से उसमें अपना वृद्धि, गुणन और सारी शारीरिक क्रियाओं को अंजाम देने लगते हैं, इसीलिए क्या है, ये इनके सजीव के लक्षण हैं, ठीक है। तो इनमें निर्जीव के भी लक्षण हैं और सजीव के भी लक्षण हैं, इसलिए ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये जैसे ही कोशिका से बाहर आते हैं निर्जीव होते हैं, जैसे ही कोशिका के अंदर आते हैं ये सजीव होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब चूंकि हमने देख लिया कि ये कोशिका के अंदर वृद्धि और गुणन कर रहे हैं, तो अब वो आखिर कैसे कर रहे हैं तो वो देखेंगे। तो विषाणु में कैसे प्रजनन होता है, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जैसे ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये ऊपर क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस आया और ये इस पे चिपक गया, ठीक है। इसके रिसेप्टर ने इसे रिसेप्ट किया और ये इसके अंदर खांच बना के सेकंड डायग्राम में क्या हो गया, ये इसके अंदर सेट हो गया। इसके बाद ये इसका पूरा पूरा इंडक्ट हो गया किसके अंदर, उस सेल के अंदर आ गया, और सेल के अंदर आते ही क्या किया इसने, अपने कैप्सिड या प्रोटीन के कैप्सूल को हटा दिया और अपने न्यूक्लिक एसिड को आज़ाद कर दिया। तो ये न्यूक्लिक एसिड इसका बाहर हो गया। ये न्यूक्लियस एसिड क्या करेगा, एमआरएनए के साथ कनेक्ट हो के अपने क्या है, न्यूक्लिक एसिड को बनाएगा, 2-3 रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। और वायरल एमआरएनए इज टू मेक वायरल प्रोटीन्स की बहुत सारी कॉपीज तैयार कर लेगा। ये सारी कॉपीज फिर क्या करेंगी, अपने प्रोटीन के कवर बनाएंगी और उस कोशिका में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, वायरसेस इकट्ठे हो जाएंगे और कोशिका को ब्लास्ट करके बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन करता है जीवित कोशिका के अंदर। तो वैसे ही विषाणुओं के लाभ हैं, जैसे कि इनमें क्या लाभ है, क्या ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो इवोल्यूशन के अध्ययन में इनका इस्तेमाल हो सकता है कि कैसे आखिर विकास हुआ निर्जीव प्राणी से सजीव का, ठीक है। चलो, इवोल्यूशन के लिए एक अच्छी क्वालिटी है कि हमें पता चलेगा कि वो वहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे धीरे धीरे कन्वर्ट हुए, ठीक है। जीवाणु भोजी है, वो जल के सड़ने से रोकता है। नीले हरित शैवालों को सफाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये 2-3 इनके क्या है, इनसे लाभ हैं, ठीक है। एक तो क्या है, नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म के विकास के अध्ययन के लिए, और बैक्टीरियोफेज क्या करता है, पानी को सड़ने से बचाता है, T2 फेज, ठीक है। इसे और हानि तो फिर है ही, हानियों की कोई गणना थोड़ी है। जैसे प्लांट में ये क्या करेगा, प्लांट के 2-3 डिजीज हैं, यहाँ पे याद कर लो आप, ये जैसे कि जैसे आ ही जाती हैं कभी कभी। जैसे टोबैको मोजैक वायरस, ये सबसे फेमस है। इसमें सबसे पहले इसको क्या किया गया था, इन्वेंट जो हुआ था वो टीएमबी से ही किया गया था, ठीक है। टीएमबी के बाद बनाना में कौन सा होता है इनसे, बनाना में बंची टॉप डिसीज। और तीसरा हमें पता होना चाहिए कौन सा, आलू में, तो आलू में कौन सा होता है, पोटैटो मोजैक वायरस। ये कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है।
पोटैटो मोज़ेट वायरस, ये प्लांट डिसीज़ हो गए। और एनिमल डिसीज़ कौन-कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए। कैसे डिसीज़ पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे कौन-कौन से हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो चल रहा है एड्स है, इंसेफेलाइटिस है और पोलियो है, रेबीज़ है, ये सारे क्या हैं, एनिमल्स में होने वाले वायरल डिसीज़ेज़ हैं। तो ये इनसे हानियाँ हो गई हैं और इस तरीके से ये वायरस का चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे तब हम लिविंग ऑर्गेनिज़्म की तरफ बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे और फिर आगे।